गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब बात करने वाले हैं कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में। यहाँ जो टॉपिक आपको दिया गया है कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। तो यहाँ कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए दो टर्म होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, पहला जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, और दूसरा ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो दिया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है जब चार्ज रेस्ट पर है। ये एक जनरल टर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जनरल टर्म है। इसका डेफिनेशन हम सब क्या दिए थे? इसका डेफिनेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? डेफिनेशन, फील्ड क्रिएटेड बाय अ चार्ज, फील्ड created by a charge created by an electric charge, ठीक है। यहां आपको ये नहीं पता कि चार्ज रेस्ट में है या मोशन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केस में होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है कब? जब चार्ज रेस्ट में हो और चार्ज मोशन में हो। दोनों केस में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, जब चार्ज रेस्ट में हो और जब चार्ज मोशन में हो। ठीक है, तो ये एक जनरल टर्म है। यहाँ हम लोग ये नहीं बताते हैं चार्ज रेस्ट में है या मोशन में है, बस कह देते हैं कि फील्ड क्रिएटेड बाय एनी इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, है ना। ये हम सब डेफिनेशन देखे थे। लेकिन इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन रहा है, लेकिन कैसे? चार्ज से, रेस्ट चार्ज से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड बाय स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी, है ना। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, या स्टैटिक चार्ज, है ना, स्टैटिक चार्ज। तो ये आई थिंक कि ये क्लियर हो गया होगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या अंतर है। बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज रेस्ट पर हो, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जनरल टर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक जनरल टर्म है। यहाँ आपको ये नहीं पता चलता कि चार्ज रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है ना। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड हम सब बात करते हैं, तो आप सबको बताया गया था मैग्नेटिक फील्ड तभी होगा जब चार्ज मोशन में हो, है ना। मैग्नेटिक फील्ड भी हम सब पढ़ेंगे मैग्नेट चैप्टर में, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हम सब देखेंगे। जब चार्ज मोशन में हो तभी मैग्नेटिक फील्ड होगा, रेस्ट में हो तब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इसका कारण भी हम सब देखेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन देखेंगे, क्यू भी बी साइन थीटा होता है, और जिसमें चार्ज क्यू भी वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में थीटा एंगल से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो भी क्या है? वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी ही हम सब जीरो कर देंगे। रेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? रेस्ट के लिए v को जीरो करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वहां फिर मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो हम सब ये भी देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट में क्यों नहीं कंसिडर किया जाता है और मोशन में क्यों कंसिडर किया जाता है। ये इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब हम सब कंडक्टर्स पे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपको क्लियर हो गया, साथ में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा थोड़ा और क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज रेस्ट में हो और मोशन में हो, दोनों केस में होता है। मैग्नेटिक फील्ड जब चार्ज सिर्फ मोशन में हो, रेस्ट में नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब फील्ड क्रिएटेड बाय चार्ज व्हेन चार्ज इज एट स्टेशनरी और रेस्ट। यहाँ हम सब कंडक्टर्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं।
जैसा कि पिछला वीडियो में, पहले के वीडियो में आपको मटेरियल के बारे में बताया गया था, मटेरियल के बारे में आपको कॉन्सेप्ट दिया गया था। मटेरियल को फिजिक्स में आपका 3 क्लासिफिकेशन है ना। 3 क्लासिफिकेशन कौन कौन सा आपको बताया गया था? वो बताया गया था कंडक्टर्स के बारे में बताया गया था, है ना। कंडक्टर्स, पहले कंडक्टर्स होते हैं, कौन से कंडक्टर्स? दूसरे सेमी कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं। तीसरे इंसुलेटर होते हैं, है ना। अभी के जो स्टडी में हम सब सिर्फ कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अभी इसके बारे में, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर के बारे में हम सब पहले बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर सबसे लास्ट में आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर चैप्टर सबसे लास्ट में है, उसमें आपको क्लास 12 के सबसे लास्ट में पढ़ना है। ये आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। इसमें जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज होता है और ये आपको सैंड में मिलता है। तो एक टर्म चला था जब सेमीकंडक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो एक टर्म हम सबका चला था, सैंड इन कंप्यूटर, सैंड इन कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स में चिप यूज होते थे जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते थे, जो सैंड से निकाले जाते थे, है ना। तो सैंड इन कंप्यूटर एक टर्म बहुत चला हुआ था। अभी हम सब सेमीकंडक्टर जो पढ़ेंगे वो सेमीकंडक्टर के बारे में छोटी सी जानकारी। सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं, है ना। सेमीकंडक्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक तो होंगे प्योर और दूसरे होंगे इम्प्योर, ठीक है। ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। प्योर जो होंगे क्या हो सकते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम को प्योर कहा जाएगा, है ना। ये पीरियोडिक टेबल में आपको मिल जाएगा। इम्प्योर जो होते हैं वो फर्दर क्या डोपिंग करके बनाया जाता है। डोपिंग मतलब प्रोसेस ऑफ एडिंग सम इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी क्या होते हैं? एटम होते हैं, एक एटम में दूसरे टाइप के एटम को डालने पर वो इम्प्यूरिटी कहलाता है, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग करके पी टाइप और एन टाइप बनता है ना। तो 2 तरह के सेमीकंडक्टर आपको देखने को मिलते हैं, पी टाइप और एन टाइप। ये सब हम सब देखने वाले हैं। ये सारे टॉपिक के बारे में हम सब जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। इसमें हम सब बात कर लेते हैं चार्ज कैरियर्स के बारे में। तो चार्ज कैरियर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर होते हैं आपके चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर के बारे में पहले भी बताया गया था। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर 2 होते हैं। पहला फ्री नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा होल्स, पॉजिटिवली चार्ज होल, है ना, पॉजिटिवली चार्ज होल। होल क्या होते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस छोड़ देता है वो पॉजिटिवली चार्ज होल बन जाते हैं ना। तो ये आपके चार्ज कैरियर होते हैं सेमीकंडक्टर में। कंडक्टर्स में यही चार्ज कैरियर क्या हो जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर इन केस ऑफ कंडक्टर्स। इंसुलेटर में आपका नहीं होता है। अब थोड़ा सा हम सब इंसुलेटर के बारे में बात करते हैं। इसमें एक चीज जो रह गया वो कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी, इन दोनों के बीच में रहता है ना। कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी, है ना, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। वो सब हम सब इलेक्ट्रिसिटी में देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी में इंटरमीडिएट, है ना, इंटरमीडिएट मतलब बीच में, इन दोनों के बीच में रहता है, ना तो ज्यादा ना तो कम, ठीक है। इंसुलेटर, आपका इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर आपका वही है जो कंडक्टर नहीं है ना, वही है जो कंडक्टर नहीं है और सेमीकंडक्टर नहीं है। इंसुलेटर के रजिस्टिविटी हाई होते हैं, रजिस्टिविटी बहुत हाई होते हैं, और कंडक्टिविटी बहुत लो होते हैं। कंडक्टिविटी, इन सबको आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हर बार आपको रिकॉल भी हो जाएगा, और आप जब MCQ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्जाम में, तो ये आपको हेल्पफुल होगा। सो रजिस्टिविटी हाई होता है, कंडक्टिविटी लो होता है,
और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। यही कारण है कि इसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। इंसुलेटर का डेफिनेशन क्या है? द मटेरियल through which the material which do not allows electric charge to pass through them, अपने से होकर इलेक्ट्रिक चार्ज को पास नहीं होने देते। कारण क्या है? उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तब ना, चार्ज कैरियर है ही नहीं, है ना, चार्ज कैरियर है ही नहीं, नो चार्ज कैरियर, उस पे चार्ज कैरियर नहीं है, ठीक है, जिसके कारण चार्ज कैरियर कैसे नहीं है तो क्या होगा? देखिए, कोई भी करंट जब फ्लो करता है एक एंड से दूसरे एंड, या कोई भी चार्ज एक एंड से दूसरे एंड जाएगा तो बीच में कोई ले जाने वाला होना चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना, जो चार्ज कैरियर होने चाहिए सॉलिड में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ नहीं होते, टाइटली बाउंड होते हैं अपने एटम्स से, जिस कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनते। लेकिन ये भी आपको एक तथ्य याद रखना है, फैक्ट याद रखना है कि देयर इज नो परफेक्टली कंडक्टर एंड परफेक्टली इंसुलेटर। ये टर्म आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। देयर आर नो परफेक्टली कंडक्टर्स, दुनिया में परफेक्ट कंडक्टर एंड परफेक्टली कंडक्टर एंड इंसुलेटर पॉसिबल, है ना। दुनिया में, इस यूनिवर्स में अभी तक परफेक्टली कंडक्टर या परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट इंसुलेटर पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब इंसुलेटर भी कुछ कंडक्टिविटी शो करता है और कंडक्टर भी कुछ रेजिस्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट हो गया इंसुलेटर्स के बारे में। इंसुलेटर्स जनरली नॉन मेटल होते हैं, है ना, इंसुलेटर क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। ऐसा एक नॉन मेटल जो कंडक्टर है उसका नाम आपको याद रखना चाहिए। एक ही नॉन मेटल है जो कंडक्टर है, उसका नाम आपको पता होगा। क्या नाम है उसका? उसका नाम है, क्या नाम है उसका? द नॉन मेटल, ओनली नॉन मेटल विच इज कंडक्टर, ठीक है। अभी हम इंसुलेटर के बारे में चल रहे हैं तो इधर लिख दिए है, ठीक है। ओनली नॉन मेटल विच इज कंडक्टर इज क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने पेंसिल पर इसे देखा होगा, पेंसिल वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा। पेंसिल के एक छोर में दोनों छोर में आप कंडक्टर जोड़ते हैं और एक इलेक्ट्रिक बल्ब आप कनेक्ट करते हैं सेल के साथ, है ना, सेल के साथ, तो ये बल्ब जलने लगता है। ये 8th क्लास में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा। ये 8th क्लास में आपने ये पेंसिल वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा। नहीं किया होगा तो आपको ये करना चाहिए। आप इसको अपने लैब पर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ये शो करना कि नॉन मेटल भी कंडक्टिविटी शो करता है। कौन सा? ग्रेफाइट, है ना। सो ग्रेफाइट एक अकेला नॉन मेटल है जो कंडक्टिविटी शो करता है, कंडक्टर है। अब हम सब कंडक्टर में आते हैं, ठीक है। बहुत बात हो गई सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की, अब हम सब कंडक्टर में आते हैं। पहले हम सब कंडक्टर को अच्छे से जानेंगे, पहले भी जान चुके हैं पर आप हो सकता है वो वीडियो नहीं देखे होंगे, तो यहाँ 5-10 मिनट में यहाँ हम सब इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। सो कंडक्टर बहुत आसान है इसको समझना। द मटेरियल which easily allow electric charge to pass through them, अपने अंदर से होकर इलेक्ट्रिक चार्ज को जो पास होने दे उसे कंडक्टर कहेंगे, जो पास नहीं होने दे
वो इंसुलेटर हो जाएगा, है ना। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनका काम क्या है? एज अ चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये करते क्या है? किसी कंडक्टर में, इसको हम सब समझते हैं, इसको ये कोई कंडक्टर है तो इसमें आप एक एंड पर चार्ज देंगे तो दूसरे एंड पर चार्ज पहुंचना चाहिए, मतलब करंट के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक एंड से दूसरे एंड पर करंट कैसे पहुंचेगा? जब बीच में कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अपने ऊपर चार्ज को लेकर ट्रैवल करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? चार्ज कैरियर, है ना। चार्ज कैरियर, चार्ज को इधर उधर ले जाने वाले। अब किधर ले जाना है ये डिपेंड करेगा हम कैसे सेल जोड़ते हैं, ठीक है ना। वो अभी चर्चा का विषय नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी में, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से उसको देखेंगे। तो इंसुलेटर में यही चीज नहीं होता है, बीच में नहीं होता है कोई, तो ये चार्ज जो देंगे वो स्टैटिक हो जाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगा, है ना। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है उसको भी हमको सब समझ लेना चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स which are detached from their parent atom। किसी एटम से तो वो डिटैच हुए होंगे तब फ्री बने होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने पेरेंट एटम से डिटैच्ड होते हैं। जैसे कि सोडियम हम सब कंसिडर करते हैं, तो सोडियम के न्यूक्लियस में आपको पता है सोडियम का सिंबल क्या है? 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन, है ना। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा, ये प्रोटॉन शो करता है। तो जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। तो 11 प्रोटॉन आपको बताना है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन भी आपको बताना है। सिर्फ हम सब इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, प्रोटॉन तो सेंटर न्यूक्लियस पर होगा। तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। यही ना है भरने का प्रोसेस। दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन जिसमें बहुत कम एनर्जी होता है, बहुत लो एनर्जी से रिवॉल्व कर रहा होता है, इतना कम कि थोड़ा सा भी इसको एनर्जी मिल जाए तो ये अपने एटम को छोड़कर चला जाएगा, कहीं भी जा सकता है, एनीवेयर इनसाइड द मेटल। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव anywhere inside मेटल, ठीक है, या मटेरियल, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ये सरफेस को छोड़ना चाहेगा, सरफेस एनर्जी के कारण सरफेस उसको अट्रैक्टिव फोर्स के साथ बाइंड कर लेगा। तो सिर्फ अंदर ही ये घूम सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पूरे बाहर नहीं। और बाहर निकलेगा तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आएगा। वो हम सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। एटम्स न्यूक्लियस के बाद हम सबको पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ना है क्लास 12 में। वो हम सब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या क्या हो सकता है। या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए, मतलब बैटरी जोड़ दीजिए, सेल जोड़ दीजिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? या तो इसको आप हीट एनर्जी दे दीजिए, ठीक है। तीसरा तरीका हो सकता है आप कोलिजन करा दें, ठीक है ना। चौथा तरीका रेडिएशन को इंसिडेंट कराने का होता है। ये सब हम सब देखेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है। थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगा तो ये डिटैच हो जाएगा इस अपने सोडियम के एटम से, है ना। ये कौन सा एटम हम सब ने बनाया था? सोडियम एटम, ठीक है। तो ये कंडक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो गई। इसमें आपको जितना जानकारी और चाहिए, क्योंकि नॉलेज जो है वो इनफाइनाइट है। हम सब भले ही किसी टॉपिक को पढ़ते हैं पर पूरा फिजिक्स कभी भी नहीं जान सकते। नॉलेज इनफाइनाइट है, फिजिक्स इनफाइनाइट है। हम सब सिर्फ सिलेबस के एक छोटे से लेवल को पढ़ते हैं। सिलेबस के एक छोटे से लेवल को पढ़कर अपने आप को फुल्ली कॉन्सेप्ट वाला इंसान समझना बहुत गलत है। हम हमेशा हमारे वीडियो में इस बात का जिक्र करते हैं कि हम सबको हमेशा सीखते रहना चाहिए, है ना। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता।
हर पल वो कुछ ना कुछ सीखता है, आपको भी सीखना चाहिए। तो यहाँ पूरी जानकारी देने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ छूट गया होगा। उसको हम सब जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब कंडक्टर्स के बारे में फिर से पढ़ना है वहाँ, तो वहाँ उसको क्लियर करेंगे, है ना। कंडक्टर्स, बेस्ट कंडक्टर यहाँ आपको छूट गया। बेस्ट कंडक्टर किसका बोला जाता है? बेस्ट कंडक्टर जो बोला जाता है, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, है ना। सिल्वर, Ag, है ना, Ag सिल्वर, ठीक है। पर वाइडली यूज्ड किसका होता है? कॉपर। और वाइडली यूज्ड आपका होता है कॉपर का और एल्युमिनियम का। क्यों? क्योंकि ये कॉस्टली है और ये इकोनॉमिकल है, ठीक है। तो इन सबको गुड कंडक्टर बोल सकते हैं, इसको बेस्ट कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। कारण यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी भी कंडक्टर में जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा चार्ज कैरियर होगा, उतना ज़्यादा करंट को फ्लो होने में आसानी होगी, ठीक है। तो कॉपर और एल्युमिनियम, आपने वायर देखा होगा, ट्रांसमिशन वायर में एल्युमिनियम का ज़्यादा यूज होता है। जो लॉन्ग ट्रांसमिशन वायर है जिससे पावर सप्लाई हमारे घरों तक आती है, लाखों किलोमीटर का पावर ट्रांसमिशन लाइन होता है ना। तो ये आपका कंडक्टर हो गया। इनका रजिस्टिविटी बहुत ही लो होता है, रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस लो होता है, और कंडक्टिविटी हाई होता है ना। कंडक्टिविटी हाई होता है। यहाँ पर आपको कंडक्टर जब आप पढ़ रहे हैं तो एक टॉपिक सुपर कंडक्टर को जरूर से जरूर टच करना चाहिए। सुपर कंडक्टर क्या होंगे? वैसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, है ना, जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए उसे सुपर कंडक्टर कहते हैं। सुपर कंडक्टर एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अभी तक सुपर कंडक्टर जो पॉसिबल हुआ है वो हीलियम का पॉसिबल हुआ है, पर 100% अचीव नहीं हुआ है हीलियम का सुपर कंडक्टर। ये कुछ टेम्परेचर पर, मतलब बहुत मिनिमम टेम्परेचर पर ये शो करता है सुपर कंडक्टिविटी। ये सब हम लोग हायर क्लास में देखेंगे कि हीलियम का कौन सा आइसोटोप ये शो करता है ना। तो सुपर कंडक्टर क्या है? जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, है ना। कंडक्टर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस, कंडक्टर्स हैविंग जीरो रेजिस्टेंस, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ एक बात याद रखना है कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल पॉसिबल है ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकल पॉसिबल या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इसको, है ना। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली जीरो रेजिस्टेंस अचीव करना मुश्किल है। क्यों? आपको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है कंडक्टर में टेम्परेचर से। रेजिस्टेंस को जीरो होने के लिए टेम्परेचर को भी जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ उसका अपना रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस जीरो करने के लिए टेम्परेचर जीरो करना होगा। तो टेम्परेचर आपको एक्वायर करना पड़ेगा 0 केल्विन, और 0 केल्विन हम सब अभी तक एक्वायर नहीं कर पाए हैं, है ना। अभी तक 0 केल्विन स्टैंडर्ड, जिसको हम सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। पूछता है 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना को बोला जाएगा? सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है 0 केल्विन को। ध्यान रखेंगे केल्विन SI यूनिट है, सेल्सियस नहीं लेंगे, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस, है ना। डिग्री सेल्सियस 0.15 होता है, पर अप्रोक्सीमेट आप इतना ही लेते हैं। तब तो आप इतना को ऐड करते हैं तो केल्विन में बदल जाता है, ठीक है। सो आपको पता है कि अलास्का वगैरह का जो टेम्परेचर है वो -50 डिग्री चला जाता है, तो वो बहुत जम जाता है वहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा जम जाता है। तो -50 डिग्री सेल्सियस में ये हाल है। -50 डिग्री अलास्का का जो टेम्परेचर है उसमें वो हाल है। बहुत सारे जगह में -50-60 चला जाता है, पर -273 डिग्री सेल्सियस आपको जाना है 0 केल्विन करने के लिए। यही हम सब लैब में नहीं अचीव कर पाए हैं। कुछ हद तक आपका हीलियम वो टेम्परेचर एक्वायर करने का कोशिश करता है, पर जीरो नहीं आता है, जिसके कारण सुपर कंडक्टर जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बन के रह गया है। आगे आने वाले समय में हम सब देखेंगे क्या हो सकता है, वो सब तो आगे देखा जाए। तब जब हम सबको सुपर कंडक्टर मिल जाएगा तो सभी चीज़ की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंप्यूटर और पावरफुल होने लगेंगे,
और कंडक्टिविटी हर एक मटेरियल, हर एक सब्सटेंस, हर एक जो डिवाइस है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, है ना, और दुनिया और छोटा होते जाएगा। ये तो हो गई आपकी मटेरियल के बारे में बात। अब हम सब अपने मेन मुद्दा जो भटक गए थे, कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, उस पर आते हैं। उसमें आपको क्वेश्चन पूछता है 3-4 टाइप का क्वेश्चन, 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको देखना है किस टाइप का क्वेश्चन। इसमें पहला जैसा क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। सो आंसर मस्ट बी 0। देखते हैं कैसे 0 होता है ना। तो पहला क्वेश्चन पूछता है, जिसको हम सब टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, इनसाइड द कंडक्टर इज 0, कंडक्टर इज 0। ठीक है, कैसे 0 होगा? तो पहली बात तो ये, हम सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में, मतलब चार्ज रेस्ट है तो चार्ज, स्टैटिक चार्ज हम सब ले लेते हैं, है ना। ये स्टैटिक चार्ज आपने लिया, फील्ड बाहर की ओर, तो इधर माइनस हो जाएगा, फिर से ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, बाहर की ओर, प्लस के लिए बाहर की ओर, और भी ले सकते हैं आप, ठीक है, पॉकेट से नहीं लगाना है। हो ए का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने स्टैटिक अप्लाई किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ आप एक कंसिडर करें एक कंडक्टर को जो रखा हुआ है। जनरली कंडक्टर ऐसा नहीं दिखता है, पर हम सब ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि हम सबको ऐसे ही बनाने का मन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, आपको पता है यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये तो नेगेटिवली है ना, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर लग रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन इधर ट्रैवल करके आ जाएंगे, जिसके कारण ये रीजन आपका नेगेटिव हो जाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब एक बात आपको ध्यान रखना है, यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EI हम सबको मिला। यहाँ EI क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EI इज अपोजिट टू किसके अपोजिट है? E के अपोजिट है। E आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, सारे वेक्टर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। तो इसमें क्या होगा, जितना ये आप अप्लाई करेंगे उतना ही इंड्यूस्ड होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आकर क्या हो जाता है? 0। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन पूछता तो आप ऐसे ही लिखते हो इसको, आप इसको बनाकर लिख सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज 0 व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो देयर आर 2 रीजन्स फॉर्म हियर, नेगेटिवली रीजन एंड पॉजिटिवली रीजन, ठीक है। सो देयर मस्ट बी अ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0। दूसरा पॉइंट जो यहाँ क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है व्हाट इज द नेट चार्ज, ठीक है। सो नेट चार्ज इज 0, इस टॉपिक पर पूछता है। सो नेट चार्ज यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। नेट चार्ज इनसाइड, ये कंफ्यूज नहीं करना है, नेट चार्ज इनसाइड, इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर, बाहर नहीं, है ना, कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज 0 हो जाएगा। Q मतलब नेट चार्ज 0। थर्ड पॉइंट,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड कंडक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि Q जीरो है। आपको पता है फाई इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q जीरो है तो फाई भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, हम सब लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या पूछता है, फोर्थ पॉइंट ये है कि सारे पॉइंट पर, कंडक्टर के सारे पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस मेंटेन होगा। एट द surface of conductor placed in यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, चार्ज फील्ड ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट, है ना। एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देयर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस, potential are equal, potential are equal, potential are equal। सो पोटेंशियल इक्वल हो तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस में आ जाता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस हो तो वर्क डन जीरो हो जाता है, आपको पता है ना। सो यहाँ आप याद रखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस जब भी होता है तो आपको पहले के वीडियो में बताया गया है, वहाँ वर्क डन जीरो हो जाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब सारा वहाँ का पॉइंट में वर्क डन जीरो होगा, पहले बताया जा चुका है। इसमें क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन सभी पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा, है ना। कैसे होता है तो आपको पता है, dv इज इक्वल्स टू या v इज इक्वल्स टू क्या होगा, dv इज इक्वल्स टू आपको पता है dw पर यूनिट चार्ज। ठीक है, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। सो वर्क डन जीरो हो जाता है। ठीक है, स्मॉल वर्क डन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम सब लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। इसका भी प्रूफ आपको करके दिखाया गया था, पहले आपको इसका प्रूफ बताया गया है। यहाँ सिर्फ हम सब पॉइंट लिखेंगे, प्रूफ आपको पहले करा दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो इसी टॉपिक पर आपको ये प्रूव किया गया था, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर perpendicular to the surface of the कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर, हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर, हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज resides on the surface, क्योंकि अंदर तो टोटल चार्ज जीरो होते हैं। सो रिसाइड्स मतलब रहना, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज सरफेस पर रह सकते हैं किसी भी कंडक्टर पे, है ना, उसके अंदर तो नेट चार्ज जीरो होता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप हमारे FB पेज पर भी आ सकते हैं जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। लिंक आपको अबाउट पर दिया गया है, या फिर फेसबुक पर जाकर सिंपली आप टाइप कर सकते हैं संजीव सर फिजिक्स, तो एक ही पेज आपको मिलेगा, संजीव सर फिजिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।